हेलो बच्चों, मेरा नाम है कामना यादव और आज हम करेंगे बायोटेक का रैपिड रिवीजन। बायोटेक का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसका रैपिड रिवीजन करेंगे क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन तो हमेशा ही रखे मिलते हैं तुमको नीट में और बोर्ड्स में। ठीक है, अभी नेक्स्ट मंथ तुम्हारे बोर्ड्स भी हैं तो उसमें भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसका रैपिड रिवीजन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने नई एनसीईआरटी से आपके लिए बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाए हैं। अगर मेरे मटेरियल और पढ़ाना अच्छा लग रहा है तुमको तो जल्दी यार सब्सक्राइब कर दो और स्टार्ट करते हैं हम रिवीजन। ठीक है, बायोटेक का मतलब क्या होता है? कोई भी लिविंग चीज। बायो का मतलब लिविंग चीज। लिविंग बीइंग के ऊपर तुमने लिविंग सेल हो, चाहे लिविंग टिश्यू हो, चाहे लिविंग ऑर्गन हो, उसके ऊपर ने तुम अपने टेक्नोलॉजी लगा दी, उसको लैब में तुमने बदल दिया। ठीक है, ट्रेडिशनल जो तुम सदियों से यूज करते आ रहे हो, दही जमा रहे हो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से, वाइन बना रहे हो ईस्ट से, ब्रेड बना रहे हो बेकिंग ईस्ट से, पर दोनों में एक ही ईस्ट तो यूज करते हो तुम लोग, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। अच्छा, ब्रेड कैसे बना रहे हो? भटूरे वगैरह बना रहे हो तो उसमें तुम ईस्ट डालते हो, ईस्ट उसमें थोड़ी देर डाल के रख देते हो। जो आटा लगाते हो उसमें क्या होता है, वो आटा थोड़ी देर बाद सॉफ्ट हो जाता है। जो ईस्ट है उसको वहां से खाना मिल जाता है और वहां पे वो रेस्पायर करती है, CO2 रिलीज करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो आटा सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, मॉडर्न में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तुमने उसमें पढ़ा होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ठीक है, एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाते हो। ठीक है, तुम्हारे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर तुम्हें क्या देता है, एंटीबायोटिक्स देता है ताकि जो बैक्टीरिया है उसको किल कर दे, तो उसकी ग्रोथ रुक जाए। वैक्सीन, कोविड में वैक्सीन बनी थी बहुत सारी। ठीक है, एंजाइम्स वगैरह के लिए। तो जब तुम्हें लार्ज स्केल के लिए प्रोडक्शन चाहिए ना, तो तुम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हो। उसके डीएनए आरएनए उसके अंदर बेचारे के अंदर चेंजेस करके तुम ये सब चीजें करते हो। ठीक है, इसकी कोई डेफिनेशन भी होनी चाहिए, तो वो किसने दी थी? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। क्या डेफिनेशन थी? इंटीग्रेशन। उसने जोड़ दिया बच्चे, मॉडर्न और ट्रेडिशनल जो साइंस थी उसको उसने जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? देखो जी, इंटीग्रेशन कर दिया उसने। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। नेचुरल साइंस को ऑर्गेनिजम्स के सेल, उसके पार्ट, उसके टिश्यू, सब चीजों को उसने अलग कर दिया। ठीक है, मॉलिक्यूलर एनालॉग यानी कि उसने डीएनए और आरएनए के अंदर चेंजेस कर दिया। मॉलिक्यूलर, तुमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा था ना, उसके अंदर तुमने क्या क्या पढ़ा था? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स वगैरह पढ़े थे। तो एनालॉग, एनालॉग ऑर्गन क्या होते हैं? जिनका ओरिजिन तो डिफरेंट होता है लेकिन काम वो सेम करते हैं जो पहले वो काम करते थे। ठीक है, डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन, ये था। तो तुमने मान लो डीएनए के अंदर चेंज कर दिया, आरएनए के अंदर चेंज कर दिया, लेकिन जहां से वो डीएनए आया है, जहां से वो आरएनए आया है, काम तो वो वही करेगा। तो उसी का मतलब होता है एनालॉग। ठीक है, इवोल्यूशन में पढ़ा होगा ये। उस मॉलिक्यूलर एनालॉग में तुम डीएनए आरएनए वगैरह में चेंज करके तुम प्रोडक्ट वगैरह बनाते हो, उसको तुम सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, मार्केट में उस प्रोडक्ट को उतार देते हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे एंटीबायोटिक्स हो, चाहे एंजाइम्स हो। ठीक है, अब चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखो, ये यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक से क्वेश्चन आता है कि इसकी जो डेफिनेशन है वो सही में क्या डेफिनेशन थी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के 2 प्रिंसिपल है बेटे, जेनेटिक और एक बायो प्रोसेस। जेनेटिक यानी कि तुमने जेनेटिक लेवल पे चेंज कर दिया, एल्टर कर दिया। एल्टर का मतलब क्या होता है? बदलना। तुमने किसको बदला? उसकी केमिस्ट्री को बदल दिया, डीएनए को बदल दिया, आरएनए को बदल दिया। ऑब्वियसली अगर तुमने जीनोटाइप चेंज कर दिया तो उसका फिनोटाइप तो चेंज होगा ही होगा ना। होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है? जिसके अंदर तुमने वो चेंज करके डाला है। जैसे मान लो तुमने ई कोलाई में डाला है, कि आगे पढ़ेंगे हम, तो उसका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। वो पहले जो प्रोडक्ट बना रही थी वो नहीं बनाएगी, दूसरा बनाएगी जिसका तुमने जीन डाला है। ठीक है, जिस जीन के अंदर तुम्हें इंटरेस्ट है, जो फॉरेन जीन है। तो ऐसे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होती है? सबसे पहले जहां पे तुम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग करते हो वहां का जो एनवायरमेंट है वो स्टरलाइजेशन होना चाहिए वहां का। ठीक है, वहां पे कोई भी माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए। सिर्फ हाँ वही माइक्रोब्स होने चाहिए जिसके अंदर काम करने में तुम इंटरेस्टेड हो, डिजायर्ड। जिस माइक्रोब्स की तुम्हें जरूरत है ना, सिर्फ वही माइक्रोब्स वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए। उसके अलावा कोई भी कंटामिनेशन किसी बैक्टीरिया का, वायरस का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम ऑपरेशन लैब, सॉरी, तुम ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठ के होते हो तो वहां पे डॉक्टर्स वगैरह क्या अपने आप को पूरा कवर करके जाते हैं, शू के नीचे भी पॉलिथीन वगैरह पहनी होती है उन्होंने, कैप पहनी होती है हेयर्स पे, है ना, और पूरा किट पहना होता है उन्होंने। तो क्या, किस लिए पहनते हैं वो? ताकि जो ऑपरेशन वहां अंदर चल रहा होता है तो वहां पे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए पेशेंट को, और दूसरा बैक्टीरिया वहां पे कुछ ना घुस जाए। ऐसा ही होता है लैब वगैरह के अंदर, तुम काम करते हो, ग्लव्स पहनते हो, लैब कोट पहनते हो, हेयर्स के ऊपर कैप पहनते हो, तो उसका मतलब यही होता है कि वहां पे स्टरलाइजेशन होना चाहिए वहां पे, और दूसरे बैक्टीरिया नहीं आने चाहिए। ठीक है, इससे तुम क्या बनाते हो? बायोटेक के प्रोडक्ट बनाते हो, वैक्सीन बनाते हो, एंटीबायोटिक बनाते हो, एंजाइम्स वगैरह बनाते हो। ठीक है, चलो अब है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग का मतलब क्या है? जीन का मतलब तो जीन बट्टा होता ही है। क्लोनिंग का मतलब उसके तुम क्लोन कर दे, उसमें उसके नंबर तुमने बहुत सारे बना दिए, मल्टीपल कॉपीज बना दी उसकी। ठीक है, मेकिंग मल्टीपल कॉपीज, आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ
डीएनए, यानी कि तुमने बहुत सारी आइडेंटिकल कॉपीज बना दी। अब देखो ये है डिजायर्ड डीएनए। ये डिजायर्ड डीएनए कहां से आया भैया? डिजायर्ड डीएनए बोल लो, जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल लो, यानी कि या तो तुम्हें ये डीएनए चाहिए डिजायर्ड डीएनए, या फिर इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर तुम्हें इंटरेस्ट है, मतलब जिस जीन के ऊपर तुम्हें काम करना है ना, जैसे कि ये जीन है इसके ऊपर तुम्हें काम करना है, तो उसको तुम फॉरेन डीएनए बोल सकते हो, डिजायर्ड डीएनए बोल सकते हो, जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हो, उसके ये सारे नाम है। उसको तुम फॉरेन डीएनए बोल सकते हो। फॉरेन डीएनए मतलब उस सेल का डीएनए ना हो कि वो किसी और सेल का डीएनए है। अब ये मिलता कैसे है? देखो जी, ये सेल है तुम्हारे पास, सेल के अंदर ये डीएनए उलझा पड़ा है, न्यूक्लियस के अंदर ये उलझा पड़ा है। अब मान लो तुम्हें इस वाले जीन के ऊपर इंटरेस्ट है कि मुझे हेयर वाली सेल है, हेयर का जो जीन है उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। ऐसे अलग अलग जीन होते हैं, आईज के अलग जीन्स होते हैं ना, स्किन कलर के अलग जीन्स होते हैं, हेयर कलर के अलग जीन्स होते हैं, हाइट के अलग जीन्स होते हैं। तो मान लो तुम्हें इस जीन के ऊपर काम करना है, तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है, किस कौन से वाले जीन में, हेयर वाले जीन में, या किसी और बैक्टीरिया के जीन में तुम्हें इंटरेस्ट है, तो इसको तुम निकालोगे कैसे? इस जीन को निकालोगे कैसे? उसकी सेल वॉल को ब्रेक करोगे, उसकी सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करोगे, है ना, फिर उसको न्यूक्लियस के अंदर से निकालोगे। अब डीएनए ऐसे थोड़ी ना पड़ा होता है, डीएनए तो क्रोमेटिन में पैक होता है, उसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन लगे पड़े होते हैं, है ना। अब तुम हिस्टोन प्रोटीन को तोड़ने के लिए क्या डालोगे? प्रोटीएज डालोगे, डालोगे ना। तो ऐसे तुम्हारे पास ये आ जाएगा डीएनए, ठीक है। अब डीएनए है, इसको तुम कट करोगे यहां से, ये वाला जो रेड वाला जीन है इसी के ऊपर तुम्हें इंटरेस्ट है, इसको कट कैसे करोगे बेटा? मॉलिक्यूलर सीजर्स आती है, मॉलिक्यूलर सीजर्स यानी कि कैंची आती है मॉलिक्यूलर चीजों को काटने के लिए। मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? डीएनए, आरएनए और ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने कैंची से काट दिया, काट दिया, उसी से तुमने ये प्लाज्मिड, किसी सेल से अगर तुम प्लाज्मिड बाहर निकालोगे, ठीक है, तो क्या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस सेल को, क्योंकि प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये तुमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो प्लाज्मिड है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, यानी कि वो सेल के पास एक्स्ट्रा है, उसको तुम बाहर निकाल दोगे ना तो सेल को कुछ फर्क नहीं पड़ना, सेल मर नहीं जाएगी उससे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर नॉन एसेंशियल जीन होते हैं, इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होता है जिससे ये मल्टीप्लाई कर सके। तो मान लो इस सेल के अंदर बहुत सारे प्लाज्मिड पड़े हुए थे, तुमने एक प्लाज्मिड निकाल लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा सेल को। अब इस प्लाज्मिड को तुम एज ए वेक्टर यूज करो किसी होस्ट में डालने के लिए, इस प्लाज्मिड को तुम सेम सीजर से कट करोगे, देखो ये मैंने काट दिया। अब यहाँ का जो हिस्सा है वो तो हटा दिया, और जिसके अंदर तुम्हें इंटरेस्ट है वो इसके अंदर बेचारे के अंदर डाल दिया तुमने, ठीक है। अब डाल दिया, यहाँ पे चिपका दिया, चिपकाने का काम कौन करता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन बनाता है? लाइगेज, वो आगे भी मैंने लिखे हुए हैं जेम्स, उसमें पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब ये बन गया रिकम्बिनेंट वेक्टर। रिकम्बाइन का मतलब क्या होता है? रिकम्बाइन, तुमने दो स्पीसीज के जो डीएनए है वो तुमने रिकम्बाइन कर दिए, जोड़ दिए, ठीक है, या तो सेम स्पीसीज के हो या दो स्पीसीज के हो, तुमने जोड़ दिया, रिकम्बाइन कर दिया तुमने दो डीएनए को, ठीक है। एक तो तुमने अपना डिजायर्ड डीएनए जोड़ दिया और एक किसका? प्लाज्मिड का डीएनए जोड़ दिया तुमने, ठीक है। अब उसको तुम फोर्स करोगे होस्ट सेल के अंदर, ए इक्वलाई, तो इस रिकम्बिनेंट वेक्टर को ले, ठीक है। अब फोर्स कर दिया तुमने होस्ट सेल को, होस्ट सेल इसके अपने अंदर ले लेगी रिकम्बिनेंट वेक्टर और मल्टीप्लाई करेगी, ठीक है। इसकी बहुत सारी कॉपी बनाएगी, क्योंकि ये जो ये प्लाज्मिड है इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। माना कि इसके अंदर नॉन एसेंशियल जीन होते हैं, लेकिन ये रेप्लिकेट तो कर ही सकता है, अपनी कॉपी तो बना ही सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? जिस जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ओके। अब देखो, सबसे पहले रिकम्बिनेंट जीन किसने आइसोलेट किया था? क्वेश्चन आता है नीट में, स्टैनली कोहेल एंड हर्टबर्ट बोयर ने किसने किया था सबसे पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आइसोलेट? स्टैनली कोहेल एंड हर्टबर्ट बोयर ने, ठीक है। अब देखो, अब ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये कहां से निकाला था उन्होंने? साल्मोनेला टाइफी से। कहां से निकाला था? साल्मोनेला टाइफी से। क्वेश्चन आता है नीट में, ठीक है। यहां से ये जीन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, तुम्हें इसके अंदर इंटरेस्ट है, तुमने ये निकाल लिया, फॉरेन जीन हो गया, डिजायर्ड डीएनए हो गया जिसके अंदर तुम्हें इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायर्ड डीएनए, फॉरेन जीन, ये सभी एक के नाम है, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें इंटरेस्ट है, ये तुमने निकाल लिया। अब इसको तुमने किसके अंदर डाला? होस्ट के अंदर डाला। होस्ट क्या है? इकोलाई। ये क्या कर रहे हो भाई तुम? दो स्पीसीज के डीएनए को मिला रहे हो, तो साल्मोनेला का तुमने यूज कर लिया, जीन है अच्छा है, उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो तुमने यूज कर लिया और डाल दिया इकोलाई होस्ट के अंदर, ठीक है। अब ये जो सेल है इसने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इसके अंदर ये रिकम्बिनेंट वेक्टर चला गया,
ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली क्वालिटी आ गई। पहले तो क्या था, तुम बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक दे देते थे तो बैक्टीरिया मर जाता था, है ना, क्योंकि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक सेंसिटिव होता था। सेंसिटिव कोई चीज होगी तो वो उस चीज से मर जाएगी, किल हो जाएगी। ठीक है, मान लो ये पहला नेचुरल इकोलाई, ठीक है, जिसके अंदर ये जीन नहीं आया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला जीन नहीं आया, इसको तुम एंटीबायोटिक्स दोगे ना तो ये किल हो जाएगी बेटा, किल हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस है ही नहीं एंटीबायोटिक का। जब ये जीन आ जाएगा तो तुम इसको चाहे कितनी भी एंटीबायोटिक दे लो, ये नहीं मरेगा। रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके ऊपर, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में तुम क्या यूज करते हो, सबसे पहले तुम ढूंढोगे डिजायर्ड डीएनए कि तुम्हें किसके अंदर इंटरेस्ट है। हेयर के डीएनए के अंदर इंटरेस्ट है, हेयर वाले जीन के अंदर इंटरेस्ट है, जो जीन हेयर की ग्रोथ के लिए, उसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसके अंदर इंटरेस्ट है, या तुम्हें किसी बैक्टीरिया के जीन के अंदर इंटरेस्ट है, तो पहले ढूंढोगे ना तुम्हें करना क्या है। तो सबसे पहले तुम आइडेंटिफिकेशन करोगे कि ये वाला जीन लूं या ये वाला जीन लूं, ये वाला जीन अच्छा रहेगा या ये वाला जीन अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम डिजायर्ड डीएनए को ढूंढते हो, उसके बाद उसको होस्ट के अंदर डालते हो। जैसे तुमने साल्मोनेला टाइफी से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किसके अंदर डाला था, इकोलाई के अंदर डाला था, है ना। अपना एनवायरमेंट है उसको स्टरलाइज करते हो ताकि वहां पे कोई अनवांटेड बैक्टीरिया ना आ जाए, कंटामिनेशन ना हो जाए, उसके बाद उसकी कॉपीज बनाते हो, जीन क्लोनिंग करते हो। ठीक है, टूल्स क्या है आरडीटी के, हथियार कौन से हैं, वेक्टर हो गया, ठीक है, तुम प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर यूज करते हो, होस्ट और एंजाइम्स। एंजाइम्स बहुत बढ़िया चीज है, इसके बिना तुम ये एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, ये डीएनए लाइगेज है ना, ये तुमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा था, मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कि जो जेनेटिक्स वाली यूनिट है उसमें तुमने मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर है उसमें तुमने पढ़ा था, है ना। उसमें डीएनए लाइगेज पढ़ा था तुमने, पॉलीमरेज एंजाइम पढ़ा था, वो सारे एंजाइम यहाँ पे काम आएंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तुम किसको बोलते हो। देखो जी, रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलर सीजर होती है। मैंने बोला था ना आपको, ये बेटा डीएनए पड़ा तुम्हारे पास और इसको तुम काट दोगे, काटोगे कैसे, मॉलिक्यूलर सीजर होनी चाहिए, कैंची होनी चाहिए, वो कैंची एंजाइम है, यही करेगा डीएनए का जो छोटा सा तुम्हें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए था ना, मान लो ये वाला चाहिए था, तो ये वाले काटने का काम कौन करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर्स होती है ये, ठीक है, मॉलिक्यूलर कैंची होती है ये, रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट, मतलब कि जैसे कि ये डीएनए है तुम्हारे पास, यहाँ पे जीएटीसी है, मान ले किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ये वाली सीक्वेंस पसंद है जीएटीसी, तो वो वहीं पे कट करेगा। बाकी चाहे डीएनए में तुम्हारे पास एटी चाहे कुछ भी पड़ा हो, वो उसको देखेगा ही नहीं, उसको सिर्फ ये वाली सीक्वेंस चाहिए, तो वो होती है रिकॉग्निशन साइट, जिसको वो ढूंढता है कट करने के लिए। ठीक है, या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट बोल सकते हो। रिकॉग्निशन सीक्वेंस कैसे होती है भैया, उसकी पहचानने की कोड वर्ड क्या होती है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होती है बच्चों, चाहे तुम उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो सेम मतलब होता है। ठीक है, जैसे कि मैडम है आपकी एनसीईआरटी मलयालम एग्जांपल देती है। अब ये है काम की चीज, देखो जी 5 प्राइम से 3 प्राइम तो उस कोड वर्ड को तुम पढ़ोगे, GATTC, ये मान लो तुम्हारे डीएनए के अंदर लिखा हुआ है, तो यहीं पे तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा और यहीं पे कट करेगा। इसके अलावा चाहे तुम्हारे पास GC कुछ भी हो, उसको दूसरा एंजाइम आके कट करेगा, पर जो मेन है वो GATTC है, यहाँ से पढ़ लो चाहे यहाँ से पढ़ लो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही तुम रीड करते हो, तो यहाँ पे आके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या होगी, इसकी रिकॉग्निशन साइट हो गई, रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो गई, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गई। ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम तुम कैसे रखते हो, कैसे रखते हो, जैसे कि ई जो लेटर है, फर्स्ट लेटर है वो तुम्हें जीनस बताएगा, सेकंड है वो स्पीसीज बताएंगे, थर्ड क्या कौन से है स्ट्रेन बताएंगे, और उसके बाद वाला जो ये रोमन नंबर में है ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी बताएंगे कि वो कब हुआ था। ठीक है, न्यूक्लियसेस क्या होते हैं भैया, जो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में गैप क्रिएट करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक करेंगे, उसके फॉस्फोडाइस्टर को ब्रेक करेंगे, जैसे कि ये है, यहाँ पे तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड्स ने पेयर बनाए हुए हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री रूल से आप उसको तोड़ेगा कौन, न्यूक्लियसेस तोड़ेंगे, ब्रेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, डीएनए के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं ना उसको तोड़ता है न्यूक्लियस। दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो एंडो और एक एक्सो। एक्सो यानी कि बेटा एग्जिट के ऊपर कट करें, एंड के ऊपर, बिल्कुल एंड के ऊपर, जैसे कि ये कट कर रहा, एंडो यानी कि बीच में सेंटर में कट करें, ठीक है, वो होता है एंडोन्यूक्लियस। अब देखो ब्लंट एंड और स्टिकी एंड क्या होता है, ब्लंट एंड आधा आधा कर दिया, बिल्कुल ही आधा आधा कर दिया। ठीक है, ये जी था, इसी के बीच में वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो आके कट करेगा, ये कर दिया।
ठीक है, तो ये हो गया ब्लंट एंड। स्टिकी एंड अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से दूर रहेगा। देखिए जैसे कि इसको तुम स्टिकी एंड बोल सकते हो, ओवर हैंगिंग एंड बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसने कट कर दिया, इसको ओवर हैंगिंग क्यों बोलते हो तुम? जैसे कि ये तो यहाँ पे तो ये कट कर दिया तुमने, और ये यहाँ पे हो गया, ये छोटा सा है, तो ये ओवर हैंग कर रहा है ना, स्टिकी एंड है, चिपकू एंड है, और ओवर हैंग कर रहा है, बहुत ही ज्यादा हैंग कर रहा है। तो ऐसे, और यहाँ पे तो इक्वल इक्वल बंटवारा हो गया, सी 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 जी 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 जी। तो इसको तुम बोलते हो ब्लंट एंड और स्टिकी एंड। किसको बोलते हैं? जो ओवरहैंग क्रिएट करे डीएनए के अंदर। ठीक है, अवे फ्रॉम सेंटर कट करे। डीएनए लाइगेज चिपकाने का काम करते हैं। मैंने बताया, आपने पहले भी जेनेटिक्स वाली यूनिट में पढ़ा हो कि डीएनए लाइगेज क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू होते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर्स कौन सी होती है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, जो कि कट करते हैं। और जोड़ने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज। कट कौन करते हैं? फॉस्फोडाइस्टोकोल, आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, आपके न्यूक्लियेसेस, एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज। और ज्वाइन कौन करता है फॉस्फोडाइस्टोकोल को? डीएनए लाइगेज। फ्रॉम फॉस्फोडाइस्टोकोल, टी फॉर डीएनए लाइगेज, याद रखना। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? ठीक है, जैसे कि मान लो ये डीएनए तुम्हें, और यहाँ पे तुम्हें इसका नीचे वाला स्ट्रैंड बढ़ाना है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन ये। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है अपने डीएनए को, रेप्लिकेशन करना है, उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ने हैं। ठीक है, तो वो काम कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। ऐड न्यू डीएनटीपी फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम में पॉलीमराइजेशन करेगा, अपना नंबर इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा अपनी लेंथ को डीएनए। सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री रूल, यानी कि ए के सामने सिर्फ डी से ज्वाइन करेगा, सी के सामने सिर्फ जी से ज्वाइन करेगा, जी के सामने सिर्फ सी को ज्वाइन करेगा। ये होता है अपना कॉम्प्लीमेंट्री रूल। ये तुमने मॉलिक्यूलर वाली यूनिट में पढ़ा होगा, जेनेटिक्स वाली यूनिट में। ठीक है, मॉलिक्यूलर वाला जो चैप्टर है उसमें। क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं? जो तुम क्लोन के लिए यूज करते हो, व्हीकल ट्रांसफर डिजायर्ड डीएनए, जिसको तुम यूज करके तुम ट्रांसफर करते हो अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट के अंदर, वो होता है क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, इसका हाई कॉपी नंबर होता है क्योंकि इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होता है। वो डिपेंड करता है कि कितना बढ़िया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कितनी कॉपी बना सकता है वो। ठीक है, मान लो 50, 100, 4, 5। ठीक है, वो उसके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इजी लिंकेज विद होस्ट डीएनए, होस्ट डीएनए में आराम से लिंकेज हो जाता है, इजी सिलेक्शन होता है इसका क्लोनिंग वेक्टर का। अब देखो वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। वेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें होती है मेरे बच्चों? ओरिजिन होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरल कंट्रोल, कॉपी नंबर को कंट्रोल कर सकता है। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं? जो मार्कर दिखाए तुम्हें, कोई कलर प्रोड्यूस करे या कुछ और प्रोड्यूस करे। ठीक है, मतलब वो अलग से मार्कर है, उस जीन का मार्कर है वो। अब सिलेक्टेबल मार्कर को तुम कैसे कैसे यूज करते हो? एक तो तुम यूज करते हो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के लिए, और एक करते हो तुम लेक्चर के लिए। एनसीईआरटी में तुम्हारे में यही है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाला मैंने करवा दिया है कि जो बैक्टीरिया था, नेचुरल बैक्टीरिया था, उसके अंदर एंटीबायोटिक से पहले वो मर रहा था। ठीक है, उसके बाद तुमने उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल दिया, वो बेचारा बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया, नेचुरल से ट्रांसफॉर्म। अब कहता है एंटीबायोटिक्स का आओ मुझे मारो, क्योंकि अब तो उसके अंदर रेजिस्टेंट जीन है, तो मरेगा नहीं, है ना। तो मैंने करवा दिया था। लैक्टेड जीन क्या होता है? जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए जीन होता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज ब्रेक करता है किसको? गैलेक्टोज को। ठीक है, लैक्टोज के अंदर। अब देखो सेलेक्टेबल मार्कर, देखो ये हेल्प करने में तुम्हें बताता है कि कौन सी ट्रांसफॉर्म्ड है, कौन सी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, कौन सी रिकॉम्बिनेंट है, कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंट है। सेलेक्टेबल मार्कर जैसे कि ये तुमने डाल दिया इसके अंदर, कौन सा? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया इसके अंदर, तो ये कौन सी सेल है? ट्रांसफॉर्म्ड और रिकॉम्बिनेंट। यहाँ पे डीएनए तो गया फॉरेन ने, मतलब फॉरेन जो प्लाज्मिड था वो तो गया, लेकिन उसके साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया। तो ये क्या है? ट्रांसफॉर्म्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट। और यहाँ पे तो गया ही नहीं, तो यानी कि ये बैक्टीरिया तो ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ, ये तो नेचुरल का नेचुरल ही है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म में पता चल गया। ट्रांसफॉर्म ये नहीं बताता कि रिकॉम्बिनेंट कौन सी है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सी है। ट्रांसफॉर्म सिर्फ ये बताता है कि उसके अंदर फॉरेन जीन गया है कि नहीं गया। वो जो है सेल है, वो किसी और के अंदर ट्रांसफॉर्म हुई या नहीं हुई, उसने फॉरेन जीन को अपटेक किया कि नहीं किया, ये मतलब होता है ट्रांसफॉर्म का। तो यहाँ पे तो इसने फॉरेन जीन कर लिया अपटेक, तो ट्रांसफॉर्म हो गई, यहाँ पे भी कर लिया। हालांकि उसने रिकॉम्बिनेंट वाला नहीं लिया, कोई बात नहीं, पर ये ट्रांसफॉर्म तो हो गई ना, इसने फॉरेन जीन तो अपटेक कर लिया ना। यहाँ पे तो इसने फॉरेन जीन अपटेक ही नहीं किया, ना तो रिकॉम्बिनेंट वाला ना नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला। तो ये क्या होगी? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होगी। ट्रांसफॉर्म तुझे ये नहीं बताता कि वो रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ट्रांसफॉर्म सिर्फ ये बताता है कि उसने सिर्फ फॉरेन जीन को अपने अंदर ली। ठीक है, तो तुम्हें क्लियरली पता नहीं चलता। क्लियरली तुम्हें कैसे पता चलेगा रिकॉम्बिनेंट कौन सी है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सी है? ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग से। ठीक है,
अब देखो क्लोनिंग साइट क्या होती है। क्लोनिंग साइट नॉट मोर देन वन फॉर वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि एक वेक्टर एक प्लाज्मिड के अंदर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक क्लोनिंग साइट होती है, किसके लिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, बहुत सारे कट हो जाएंगे, बहुत सारे फ्रेगमेंट बन जाएंगे। जैसे कि पीएसटी के लिए सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इको आर1 के लिए सिर्फ एक है, बैम एच1 के लिए सिर्फ एक है, सेल 1 के लिए सिर्फ एक है, पीयूवी2 के सिर्फ एक है। ये मतलब है इसका। साइज ऑफ वेक्टर जितना स्मॉल होगा उतने ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होगी। पीबीआर 322 प्लाज्मिड का नाम है, पीयूसी 8b प्लाज्मिड का नाम है, जो छोटे प्लाज्मिड है, ठीक है, एज ए वेक्टर जिसको तुम यूज करते हो। अब मैंने क्या बताया, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वगैरह है वो तुम्हें सिर्फ ये बताते हैं कि जो सेल है उसके अंदर रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, वो जो सेल है वो अब नेचुरल नाम के ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग तुम्हें क्या बताती है कि वो जो सेल है उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट आया कि नहीं है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है अभी भी, ठीक है। अब देखो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में तुम ये देख कैसे पता लगाते हो। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में तुम यूज करते हो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। बीटा गैलेक्टोसाइडेज कहां पे होता है, लैक जड़ जीन जो है वहां पे होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। साइडेज यानी कि ब्रेक करेगा, गैलेक्टोज को ब्रेक करेगा मेरे बच्चों, ठीक, गैलेक्टोज को ब्रेक करके लैक्टोज में बनाएगा। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में तुम्हें नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये तुम लैक ऑपरेन वगैरह उसमें पढ़ा होगा तुमने, ठीक है। पर फिलहाल तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो क्या करता है, ब्लू कलर में बना देता है बैक्टीरिया की कॉलोनी, ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिसमें ये नहीं होगा ना वो व्हाइट कलर की कॉलोनी देगी, ठीक, और जिसमें ये होगा जी वो ब्लू कलर की कॉलोनी देगी। अब तुमने छेड़खानी कर दी, तुमने क्या कर दिया कि जहां पे ये लैक्जेड जीन था ना यहाँ पे कुछ और इंसर्ट कर दिया, ठीक है, इसके बीच में कुछ और इंसर्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये इनएक्टिवेट हो गया बेटा, इंसर्जन इनएक्टिवेशन कर दिया तुमने, छेड़खानी कर दी। अब ये ब्लू कलर थोड़ी ना दे पाएगा, तो कैसे पता लगाओगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट तो ब्लू कलर देगा, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट के अंदर तुम थोड़ी ना तुमने छेड़खानी करी, इसके अंदर तुमने छेड़खानी कर दी, यहाँ पे इंसर्जनल इनएक्टिवेशन है, तो रिकॉम्बिनेंट क्या देगा, व्हाइट कलर देगा, क्योंकि यहाँ पे जीन तो है तुम्हारे पास लैक्जेड का लेकिन वो इनएक्टिवेटेड है, क्या है, इनएक्टिवेटेड है, ठीक है। तो जहां पे जिस जिस पेट्री डिश में व्हाइट कलर वाली कॉलोनी आएगी उसको तुम सिलेक्ट कर लो, ठीक है। व्हाइट कलर वाली कॉलोनी क्यों क्यों सिलेक्ट कर लोगे, क्योंकि वहां पे लैक्जेड जीन इनएक्टिवेटेड है और वही तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, उसको तुम बाद में ठीक कर सकते हो। वेक्टर फॉर प्लांट, ये क्वेश्चन भी आता है नीट में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस तुम यूज करते हो वेक्टर फॉर प्लांट, ठीक है, प्लांट्स के लिए वेक्टर है। यहाँ पे जैसे टीडीएन है, ये टीडीएन ट्यूमर कोज करता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, प्लांट्स की जड़ों में से घुसता है, ठीक है, और क्राउन गोल्ड डिजीज करता है, वहां पे क्या करता है कि ट्यूमर कोज करता है, पैथोजेनिक होता है, टीआई प्लाज्मिड की तरह, टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है मेरे बच्चों, ठीक है। तो प्लांट्स में कौन सा होता है, टीआई प्लाज्मिड। डिसआर्म कर देंगे तुम टीआई प्लाज्मिड, डिसआर्म कर दो यानी कि उसको हटा दोगे, काट दोगे उसका टीडीएन। अब जब उसके एग्रोबैक्टीरियम को तुम टीडीएन काट दोगे तो क्या वो इन्फेक्शन कोज कर पाएगा, क्या वो ट्यूमर कोज कर पाएगा तुम्हारे प्लांट में, नहीं ना। तो बस फिर वेक्टर फॉर एनिमल्स तुम रेट्रोवायरस यूज करते हो, शटल वेक्टर जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स बहुत सारे स्पीसीज के लिए यूज होता है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, तुमने सारा एक्सपेरिमेंट कर लिया, तुम्हारी एनसीईआरटी में लास्ट में बताया कि तुम डीएनए को आइसोलेट कैसे करोगे, डीएनए को सेल के अंदर कैसे निकालोगे। मान लो ये सेल है, यहाँ पे उलझा पड़ा है डीएनए, ये प्लाज्मिड है बहुत सारे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ठीक है। अब मान लो तुम्हें इस जीन के अंदर इंटरेस्ट है, इसको निकालोगे कैसे, पहले इसकी सेल वॉल को ब्रेक करोगे, फिर सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करोगे, ठीक है, फिर हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन आपके क्रोमोसोम को पैक करते हैं उसको ब्रेक करोगे, प्रोटीन को ब्रेक करोगे, तोड़ोगे उसको, ठीक है। बैक्टीरिया की अगर सेल वॉल है तो उसको लाइसोजाइम से तोड़ोगे, प्लांट की जो सेल वॉल है तो उसको सेलुलोज से तोड़ोगे, फंजाई की सेल वॉल है तो उसको काइटिनेज से तोड़ोगे, ठीक है। उससे तुमने तोड़ लिया मरोड़ लिया उसको, अब ये डीएनए आ गया तुम्हारे पास ऐसे, उसके अंदर तुम चिल्ड इथेनॉल डालोगे ना बेटा, तो सारा डीएनए एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। उस एक जगह इकट्ठे हुए डीएनए को तुम निकालोगे तो किस प्रोसेस से निकालोगे, ये स्पून टाइप कुछ है इंस्ट्रूमेंट लैब में, इससे तुम निकालोगे तो यहाँ से सारा डीएनए तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। अब ये बहुत सारा डीएनए है, इसको तुम्हें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो मान लो ये बहुत सारा डीएनए, इसको तुम जीन ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें चाहिए तो इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट करने पड़ेंगे, तो फ्रेगमेंट तुम किससे करोगे, रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस से, ठीक है जी, जो मॉलिक्यूलर सीजर होती है, सेपरेट करोगे फिर उसको आइसोलेट करोगे,
एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तुम अपना डीएनए चलाते हो, उसको बोलते हो दौड़, डीएनए दौड़। ठीक है, अब चलते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको तुम एज भी बोलते हो। ठीक है, एग्रोस जेल होता है जो तुम्हें कहां से मिलता है, रेड एल्गी से मिलता है सीवीज के फॉर्म में। ठीक है, इसका सीविंग नेचर होता है, इसका तुम जेल बनाते हो तो ये छलनी जैसा बन जाता है, वहीं पे तो तुम्हारा डीएनए फंसता है। अब जो पतला डीएनए वो तो जल्दी जल्दी भाग जाएगा, मोटा डीएनए फंस जाएगा। ठीक है, डीएनए के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज कौन सा होता है। अब तुम इस जेल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। एक एंड में तुमने कैथोड लगा दी, एक पे लगा दी तुमने एनोड, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएंगे तो ये डीएनए यहाँ पे आने की कोशिश करे, और यहाँ पे तुमने जेल डाल दिया, जेल डाल दिया तो जो छोटा डीएनए है वो तो आगे चला जाएगा, और जो बड़ा डीएनए है वो रह जाएगा। जो मोटू डीएनए है, मतलब मोटू पतलू की रेस हो रही है, सबसे पहले कौन जाएगा, पतलू जाएगा। तो यहाँ पे साइज के बीच के बेसिस पे सेपरेशन होता है, किसके बेस पे, साइज के बेस पे, साइज के बेस पे सेपरेशन होता है। कहां पे, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, किसके, डीएनए की साइज। डीएनए अगर छोटा है तो एनोड के पास पहुंच जाएगा, बड़ा है थोड़ा तो रह जाएगा बीच में, और ज्यादा बड़ा है तो ऊपर रह जाएगा। और एक हम डालते हैं तुम सैंपल अनडाइजेस्टेड, यानी कि वो पूरा यही डीएनए है जो तुमने आइसोलेट किया था ना प्रेसिपिटेशन से, वही तुमने ये डाल दिया देखने के लिए। ठीक है, तो वो तो सबसे ऊपर रहेगा, सबसे ऊपर कौन सा रहेगा, लार्ज वाला डीएनए, सबसे नीचे कौन सा रहेगा, स्मॉल वाला डीएनए। याद, पता चल गया एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। यहाँ तो तुम रेड एल्गी डालते हो, रोडोफाइटा डालते हो। ठीक है, उसको तुम एज ए जेल यूज करते हो क्योंकि उसके अंदर शीविंग प्रॉपर्टीज होती हैं, छलनी वाली प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम कॉम लगा देते हो, उसके अंदर तुम अपने डीएनए के सैंपल डालते हो, एबीसी, थोड़ा बड़ा सैंपल, छोटा सैंपल, जिस जीन के ऊपर तुम्हें इंटरेस्ट है। मान लो ये वाला जीन है, तुम्हें इसके ऊपर इंटरेस्ट, तो इसको निकालोगे कैसे, तो कैसे निकालते हो, देखो उसको तुम स्टेन कर दोगे ईटीबीआर से। ठीक है, यूवी रेज डालोगे क्योंकि विजिबल रेज में तो वैसे भी नहीं दिखने वाला तुम्हें, ऑरेंज कलर के बैंड्स दिख जाएंगे, यहाँ पे तुम्हारे पास ऑरेंज कलर के बैंड दिख जाएंगे। ठीक है, मैंने रेड कलर दिखाया। इल्यूशन का मतलब होता है उस चीज को निकालना। मान लो तुम्हें ये वाला डीएनए पसंद है, सी वाला, तो तुम इसको निकालोगे, इल्यूट आउट, इसको निकालना वहां से। एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए तो क्या से निकालोगे, जो जेल है, ये जो सीविंग प्रॉपर्टीज है, ये जो जेल बिछा हुआ है यहाँ पे, ये तो जम चुका है, तो यहाँ पे इसको कट करोगे और यहाँ से अपना जो भी डीएनए तुम्हें उसको निकाल लोगे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूट आउट, मतलब जिस जीन के अंदर तुम्हें इंटरेस्ट है उसको निकालना। ठीक है, एम्प्लीकेशन, एम्प्लीफिकेशन क्या होता है भैया, मल्टीप्लीकेशन, जीन ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीप्लाई करना, बहुत सारी कॉपीज बनाना। तो उसके लिए एक मशीन होती है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अंदर तुम डालोगे, इस मशीन के अंदर, कि लो भाई ये डीएनए तुम्हारे पास, और इसकी मुझे 20 कॉपीज बना के दो, कितनी साइकिल में, इतनी साइकिल में, वो जो तुमका फॉर्मूला होता है वो मैं बता दूंगी। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक मशीन होती है जिसके तुम अंदर डिजायर्ड डीएनए चाहते हो, और तुम्हें चेन मिलियंस में कॉपी चाहिए, उस डीएनए की चाहिए, 1000 में चाहिए, ये बना के दे देगा। ठीक है, टेक डीएनए पॉलीमरेज, इसमें तुम पॉलीमरेज जो है उसके टेक डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हो। हाई फाई डीएनए पॉलीमरेज जो हाई टेम्परेचर में काम करेगा। ठीक है, नॉर्मल पॉलीमरेज ये नहीं यूज होगा यहाँ पे। थर्मस एक्वेटिकस जो है वो तुम यूज करते हो इसमें, क्योंकि थर्मस एक्वेटिकस क्यों यूज करते हो कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर का काम होता है बेटा, तो हाई टेम्परेचर वाले बैक्टीरिया वगैरह तुम यूज करोगे यहाँ पे। ठीक है, 3 स्टेप की प्रोसेस होती है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में देखो तो कितना बड़ा टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है 95। एनिलिंग में जहां पे तुम्हें प्राइमर जोड़ना होगा वहां पे 55 डिग्री से 65 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। एक्सटेंशन जब तुम्हें डीएनए को बढ़ाना है, ठीक है, तो अब तुम्हें थोड़ा कम टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो ये बताया है तुम्हारे एनसीईआरटी में कि भाई देखो डीएनए के तुम्हारे पास 2 स्ट्रैंड है, उस दोनों स्ट्रैंड को तुम्हें अलग करना है तो टेम्परेचर बढ़ा दो, डीनेचर कर दो उसको, डीनेचर ब्रेक कर दो उसको, ब्रेक कर दिया, 2 स्ट्रैंड है उसको तुमने तोड़ दिया। कब, डीनेचुरेशन वाली प्रोसेस, हीट कर दिया तुमने उसको, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दिया। अब डीएनए तो क्या सब टूट जाएगा इधर हाई टेम्परेचर पे। तो पहले डीएनए तुम्हारा ऐसे था, हाई टेम्परेचर दिया वो अलग हो गया, अलग हो गया तो तुम्हें जो लगाना है प्राइमर को लगा दो, तुम जोड़ दो। उस प्रोसेस को बोलते हैं एनिलिंग, प्राइमर जोड़ने वाली प्रोसेस को। जो स्ट्रैंड तुमने अलग किए थे वहां पे छोटे छोटे प्राइमर ऐड कर दोगे। ठीक है, अब ये प्राइमर आगे जाके क्या करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे, बढ़ा देंगे। छोटा सा स्ट्रैंड तुमने लगा के दे दिया प्राइमर को, अब प्राइमर से क्या हो गया, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। तो वहां पे तुम कौन सा डालते हो, टेक डीएनए पॉलीमरेज डालते हो, जो कि हाई टेम्परेचर पे पॉलीमरेज यूज होता है एंजाइम्स। ठीक है, तो कौन होता है यूज एंजाइम्स, कौन सा एंजाइम यूज होता है पीसीआर में, टेक डीएनए पॉलीमरेज।
अब देखो मैंने बताया था कि तुमको मान लो बहुत सारी मिलियंस ऑफ कॉपी चाहिए, हजारों में कॉपी चाहिए, कैसे भी चाहिए, तो कॉपी इज इक्वल्स टू 2n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल, कितनी नंबर ऑफ साइकिल चलेगी यहाँ पे, ऐसे डी ए ई कैसे कितनी नंबर ऑफ साइकिल चलेगी, जैसे कि 30 में 2 का पावर 30 यानी कि इतनी नंबर ऑफ तुम्हें स्टैंड्स मिल जाएंगे वहां पे, ठीक है, कॉपीज मिल जाएगी तुम्हारी। तो कॉपीज का फॉर्मूला क्या है, 2n। n का मतलब नंबर ऑफ साइकिल, कितनी साइकिल तुम्हें चलवानी है, 50 चलवानी है, 30 चलवानी है, 100 चलवानी है, 200 चलवानी है। तो ऐसी मशीन है जिसमें हाई टेम्परेचर वगैरह तुम दे दो, डीएनटीपी वगैरह ऐड कर दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। अब देखो ये कैसे करते हैं, एम्पलीफाइड डीएनए, एम्पलीफाइड डीएनए ये, ठीक है, लाइगेट करेंगे वेक्टर के अंदर, फर्दर क्लोनिंग के लिए उसको भेज देंगे, इंसर्ट कर देंगे रिकम्बिनेंट डीएनए के अंदर, ठीक है, और होस्ट और सेल के अंदर डाल देंगे, जो उसके लिए कॉम्पिटेंट है, जिसके लिए वो कैपेबल है, उसके अंदर डाल देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रोसेस यानी कि ट्रांसफॉर्म करना, मैंने क्या बताया था बेटा, जैसे कि रिकम्बिनेंट डीएनए वगैरह है, इसको तुम नेचुरल सेल के अंदर डालते हो, ठीक है, अगर इसने अपटेक कर लिया फॉरेन रिकम्बिनेंट डीएनए को तो ये ट्रांसफॉर्म हो गई, अब नेचुरल सेल नहीं रही, ये हाईफाई सेल हो गई, ठीक है। बैक्टीरिया में अगर तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, अपने टाइप का जीन डालना हो रिकम्बिनेंट डीएनए, तो उसके ऊपर तुम हीट शॉक देते हो, भैया उसको हीट कर दो, तो उससे क्या होता है, बेचारे की सेल टूट जाती है, टूट जाती है तो हीट शॉक करोगे, पहले हीट दोगे बहुत ज्यादा, फिर आइस में डालोगे, तो उसके अंदर प्लाज्मिड चला जाएगा, अपटेक कर लेगा वो, ठीक है, ले लेगा वो ट्रांसफॉर्मेशन से। एनिमल सेल के अंदर तुम क्या करते हो, इंजेक्शन करते हो, ये सेल है इसमें डायरेक्टली इंजेक्ट कर दो, इसके लिए तुम्हें किसी वेक्टर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। शटल वेक्टर रेट्रोवायरस में होता है, जो कि प्रोकैरियोट्स यूकेरियोट बहुत सारे स्पीशीज में यूज होता है, बट माइक्रो इंजेक्शन में तुम्हें डायरेक्टली जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। डायरेक्टली तुम क्या करते हो, ये यहाँ तुम्हारे पास इंजेक्शन हो, इससे तुम डाल देते हो सीधा न्यूक्लियस के अंदर क्या जो भी तुम्हें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। इससे याद कर सकते हो कि तुम एनिमल्स को लगता है इंजेक्शन, तो एनिमल्स के अंदर क्या होता है, माइक्रो इंजेक्शन। प्लांट सेल के ऊपर तुम जीन गन डालते हो, जीन गन के ऊपर कोल्ड टंगस्टन का कुछ होता है, उसके टिप के ऊपर वहां पे डीएनए लिपटा हुआ होता है, तो उसके थ्रू तुम डालते हो, जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम, ये प्लांट का वेक्टर था, ठीक है। बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, देखो जी, बड़ा सा टैंक होता है, 100 से 1000 लीटर तक प्रोडक्ट बना सकता है वो, ठीक है, इतना बड़ा होता है, हाँ, और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकता है। मान लो तुम्हें किसी एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करना है, तुम्हें एक बंदे को थोड़ी ना एंटीबायोटिक देनी है, बहुत सारे मेडिकल स्टोर है, वहां से पेशेंट खरीदते हैं, ठीक है, तो तुम्हें बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करना है, तो बड़े लेवल के लिए कौन सा, अब तक तो तुम लैब भी करते, ये लो रिकम्बिनेंट डीएनए, ये डाला होस्ट के अंदर, ये बनाई कॉपीज और बन गया प्रोडक्ट, नहीं। बड़े लेवल पे करने के लिए तुम्हें बायोरिएक्टर चाहिए होता है, जिसमें बायोलॉजिकली रिएक्शंस चल रही होती है, उसके अंदर तुम न्यूट्रिएंट डालोगे, खाना पीना तो डालोगे ही, पीएच कंट्रोल करने के लिए चीजें डालोगे, ताकि पीएच ज्यादा कम ना हो जाए, पीएच ज्यादा कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया तो मर जाएंगे वहां पे, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए चीजें डालोगे, कूलिंग एजेंट डालोगे, फोम ब्रेकर डालोगे, झाग वाग जो बन जाता है उसको ब्रेक करने के लिए चीजें डालोगे, O2 ट्रांसफर करते रहोगे टाइम टू टाइम, ठीक है। रॉ मटेरियल स्पेसिफिक प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल को यूज करके तुम स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाते हो। देखो जी, दो टैंक होते हैं बायोगैस में, दो टैंक होते हैं, एक तो होता है सिंपल स्टीयर और एक होता है स्पार्ज्ड। सिंपल वाला बेचारा क्या होता है कि थोड़ा नीचे से बेस कर्व होता है उसका, ठीक है, नीचे से कर्व होता है, जैसे कि तुम चाय कॉफी नहीं पीते हो तो मग नीचे से कर्व होता है, उसमें क्या होता है, मिक्सिंग जल्दी हो जाती है, कर्व जो नीचे से बेस होता है, तो उसमें ऐसा होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये बेटा होता है क्लोज, क्लोज होता है ये, मतलब एक बार तुमने जो न्यूट्रिएंट वगैरह डाल दिए, फिर तो प्रोसेस खत्म होने के बाद ही तुम इसको निकाल पाओगे, तो ये क्लोज है। और ये जो स्पार्ज्ड है ना, ये थोड़ा हाईफाई है, इसके अंदर तुम बीच में डाल भी सकते हो और बीच में निकाल भी सकते हो, यानी कि कंटिन्यूअस चलता रहता है, ये और भी ज्यादा प्रोडक्शन करता है, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। इसमें तो क्या होगा, तुमने एक बार डाल दिया फिर तुम निकालोगे, ठीक है। यहाँ पे बबल्स वगैरह भी बनते हैं, ठीक है, तो ऐसे बीच बीच में तुम O2 डाल सकते हो, तुम्हें न्यूट्रिएंट मीडिया डाल सकते हो, निकाल भी सकते हो जो प्रोडक्ट बन गया उसको, तो ये सब चीजें यहाँ पे इजी होती है, ठीक है। यहाँ पे बबल्स फॉर्म होते हैं, यहाँ पे नहीं होते, ओके। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस क्या होती है, जिसमें तुम सेपरेट कर सकते हो, प्यूरिफिकेशन कर सकते हो। मान लो किसी सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, एंजाइम है, बहुत सारी चीजें हैं, मान लो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन चाहिए, तो वो तुम किससे निकालोगे, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस से सेपरेट करोगे, उसको इल्यूट करोगे, प्यूरिफाई करोगे, इसकी सिर्फ इस एंजाइम का प्रोटीन दे दो, ये एंजाइम क्या प्रोटीन बनता है तो सिर्फ वही दे दो, ये जीन कौन सा प्रोटीन बनता है हमें तो सिर्फ वही चाहिए, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, उसकी टेस्टिंग होती है, क्वालिटी कंट्रोल उसकी टेस्टिंग करते हैं, फिर जाके कहीं
मार्केट में आता है प्रोडक्ट, कोई वैक्सीन हो, एंजाइम हो, प्रोटीन हो, चाहे कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है आपके बायोटेक का रिवीजन। और बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। कौन से क्वेश्चन करेंगे, एक तो पीवाईक्यूज करेंगे एनसीईआरटी के हर लाइन से, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे और एनसीईआरटी के एमसीक्यू भी करेंगे, ठीक है। तो चलो बाय बाय। और हाँ, इसका रिवीजन करते रहना, उसी के बाद तुम इसके क्वेश्चन करना, ठीक है।